दो ग्रुप्स है, एक है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं टीचिंग मेथड्स का, कि ये जो ग्रुप है उनको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया है और ये जो ग्रुप है उनको न्यू मेथड से पढ़ाया है। अब हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों ग्रुप में जो बच्चों ने स्कोर किया है उनमें डिफरेंस है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, हम पहले मीन को कंपेयर कर रहे थे। एक्स बार मीन 50 है और इसका 52 है। अब हमने बोला कि अपेरेंटली देखने में नो डाउट 50 और 52 में डिफरेंस है, पर क्या ये 2 मार्क्स का डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है या इतना बड़ा है जिसके लिए मैं ये कह सकूं कि बी मेथड जो है इट इज एन इफेक्टिव मेथड। तो ये करने के लिए हम क्या करते थे, हम टी टेस्ट का यूज करते थे। हम हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हम टी टेस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते थे एंड टी टेस्ट की जो वैल्यू आती थी उसको टी टेबल की वैल्यू से कंपेयर करके देखते थे कि क्या ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं। और इसके थ्रू हमें पता चलता था कि हमें बी मेथड को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस आया है मीन में, ये जो डिफरेंस है इज इट बाय चांस या फिर एक्चुअली जो बी मेथड है वो अच्छा है या नहीं। तो ये हमारा कंसेप्ट था रिलेटेड टू टी टेस्ट। फिर हमने देखा कि अगर हम सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं तो हम अधूरी बात कर रहे हैं, क्योंकि विद इन ग्रुप भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अभी अगर 50 का मीन आया है तो उसमें पॉसिबल है कि एक बच्चे ने 60 स्कोर किया हो और दूसरे बच्चे ने 10 ही स्कोर किया हो। इट इज पॉसिबल। या फिर हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो अराउंड 80 तक जा रहा है और जो दूसरा बच्चा है वो अराउंड 15 तक ही रह गया। तो अगर एक मार्क्स बहुत ज्यादा है और दूसरे मार्क्स बहुत कम है तो भी जो मीन है, जो एवरेज है, वो बैलेंस आउट हो सकता है। तो हमें ये भी पता करना जरूरी लगा कि क्या विद इन ग्रुप जो स्कोर्स है वो स्कोर्स एक दूसरे से सिमिलर हैं या वो स्कोर एक दूसरे से बहुत दूर है, कि एक बहुत एक्सट्रीम जा रहा है और एक हायर एक्सट्रीम जा रहा है, एक लोअर एक्सट्रीम जा रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से हायर और लोअर जाएगा मतलब बच्चे जो समझ रहे हैं उनका वो समझना प्रॉपर नहीं है। कुछ बच्चे में भी उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उनको ये मेथड बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो उनका जो टेस्ट है उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। पर बाकी बच्चों का पॉसिबल है कि ना उनको मेथड समझ में आ रहा है ना उनको पढ़ाई समझ में आ रही है एंड इस वजह से उनकी जो स्कोर्स है वो कम के कम रह रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज लगी उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना। तो हम क्या करने लगे, हम उनके वरायंस को कंपेयर करना चालू की। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें रेंज बताता है कि मीन के आसपास जो हमारे स्कोर्स है उनका रेंज क्या है। तो मतलब हम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। पर जब हम वरायंस की बात करते हैं तो हमारे ग्रुप में एक एक स्कोर को हम देखते हैं कि वो मीन से कितना दूर है, वो मीन से कितना डेविएटेड है। मतलब वरायंस में सारे के सारे ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, पर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी डिफरेंस हमने कल देख लिया था। तो फिर हमने बात की कि चलो ठीक है फिर हम अनोवा यूज करते हैं। अनोवा क्या करता है, अनोवा दो चीजें निकालता है। एक तो निकालता है कि बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस क्या है, दैट इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के बीच में क्या डिफरेंस है। और दूसरा वो निकालता है विद इन ग्रुप डिफरेंस क्या है, कि विद इन ग्रुप में ए में कितना फ्लक्चुएशन है, विद इन ग्रुप में बी में कितना फ्लक्चुएशन। क्योंकि अगर ए एंड बी के जो स्कोर्स है वो अपने अपने ग्रुप में अगर सिमिलर नहीं है, इसका मतलब है कि अंदर जो बच्चे ने पढ़ाई की है, उन्होंने जो मार्क्स लाया है वो एक दूसरे से बहुत डिफर कर रहे हैं। एंड अगर ये इतने डिफर कर रहे हैं तो हमारे मेथड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है, बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा। तो पहला हमारा तरीका था टी टेस्ट जो हम मीन के थ्रू निकालते थे। सेकंड हमने यूज करने लगे अनोवा जिसमें हम वरायंस के थ्रू निकालते हैं दो चीजें, कि बिटवीन ग्रुप डिफरेंस क्या है एंड विद इन ग्रुप डिफरेंस क्या है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैडम।
बाकी सबको भी क्लियर है? ये अनोवा तक यस सबको मैम। क्लियर है? ठीक। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अभी तक हम क्या देख रहे थे? हम सिर्फ दो ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो जैसा मैंने पहला वाला एग्जांपल लिया, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था टीचिंग मेथड, कि हम ट्रेडिशनल वे से पढ़ा रहे हैं कि हम कोई नए वे से पढ़ा रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? कि बच्चों ने स्कोर क्या किया। तो हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, हम सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे थे। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि बच्चों के आईक्यू में और बच्चों ने कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट किया है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, हम उसके बीच में रिलेशन देख रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज आईक्यू, एंड दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है स्ट्रीम ऑफ द स्टडी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, madam, you are audible. ओके, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं और एग्जांपल लूं, तो बच्चों के स्टडी टाइमिंग्स कितने हैं, मतलब वो स्टडी आवर्स कितना रखते हैं और उनका जो स्कोर है वो कितना है। तो अगेन हमारा इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल क्या हो गया कि स्टडी टाइम क्या है, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया उनका स्कोर। तो मतलब जब तक हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात कर रहे थे, वन वे में, तो हम एक ही आईवी और एक ही डीवी के बारे में बात कर रहे थे। पर लाइफ हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती है। हमें लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी स्टडी करना है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं। तो सिर्फ एक आईवी और एक डीवी से पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज को समझ सके। तो उसके लिए फिर हमारे पास में आया एक नया कॉन्सेप्ट, जो है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। टू वे। अब टू वे का ये कहना है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तो एक ही रहेगा, पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस एरिया में कि बच्चों का आईक्यू क्या है और उन्होंने जो स्ट्रीम ली है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, हम इसके बीच में रिलेशन देख रहे थे। अगर सेम यही क्वेश्चन को मैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से बात करूं, तो यहाँ पे दो आईवी क्या हो सकते हैं? एक तो मेरा आईक्यू है, दूसरा मैं ले सकती हूँ जेंडर। जेंडर मतलब मेल या फीमेल। और इन दोनों के ऊपर मैं देखूंगी कि बच्चा आर्ट्स में जा रहा है, कॉमर्स में जा रहा है कि साइंस में जा रहा है। मतलब मैं दो चीजों का इफेक्ट देख रही हूँ कि अगर बच्चे का आईक्यू ज्यादा है तो क्या वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा। उसी के साथ मैं ये देख रही हूँ कि अगर मेल है तो वो ACS क्या लेगा, या अगर वो फीमेल है तो वो ACS क्या लेगी। मतलब मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रही हूँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो है मेरा स्ट्रीम ऑफ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हो गए दो आईक्यू। उसी तरह से अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसा मैंने लिया था टीचिंग मेथड्स का और स्कोर का, तो एक तो मेरा हो गया टीचिंग मेथड जो मेरा आईवी है, और मेरा स्कोर हो गया मेरा डीवी। पर अब मेरा ये कहना है कि देखो, टीचिंग मेथड कैसा भी हो, आईक्यू का भी फर्क पड़ता है। अगर बच्चे का आईक्यू अच्छा है तो टीचिंग मेथड कैसा भी हो बच्चा अच्छा स्कोर कर लेगा, या फिर बच्चे का अगर आईक्यू कम है तो टीचिंग मेथड कितना भी अच्छा हो बच्चा स्कोर नहीं कर सकता। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं हमारे स्कोर्स के ऊपर, मतलब हमारे डीवी के ऊपर। तो जब हमारे पास में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जहाँ पे आईवी दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो हम फिर उसमें यूज करते हैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes, madam. बाकी सबको भी समझ में आ गया? देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप Yes, अभी ma'am. पूछ लीजिए। हाँ? हेमंत सर, आपको भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा वन वे एंड टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का थ्योरेटिकल कांसेप्ट। अब हम देखते हैं कि हम वन वे में क्या करें थे और हमें टू वे में क्या करना है। वन वे में हमने देखा कि हम टोटल वेरिएंस निकालते थे,
और उस वैरिएंस को हम डिवाइड करते थे 2 पार्ट्स में। एक होता था कि बिटवीन ग्रुप क्या डिफरेंस है, दैट इज बिटवीन द ग्रुप ए एंड बिटवीन द ग्रुप बी। और उसके बाद में हम देखते थे कि विद इन ग्रुप क्या डिफरेंस है। विद इन मतलब ए के जो स्कोर्स है, ए में बच्चों ने जो स्कोर किया उसमें कितना डिफरेंस है विद इन ग्रुप, और बी मेथड से जिन बच्चों ने स्कोर किया विद इन बी ग्रुप बच्चों में कितना डिफरेंस है। और इन दोनों की आप जब टोटल करते हो तो आपको मिल जाता है टोटल वैरिएंस। ये था हमारा वन वे एनालिसिस ऑफ वैरिएंस, जिसमें हमने पूरा टेबल बनाया था। हमने एफ रेशियो के लिए देखा था कि हमें मीन्स भी निकालने हैं, हमें डिफरेंसेस भी निकालने हैं, एंड फिर जो एफ रेशियो आएगा उसको हम टेबल से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमारे एफ रेशियो की वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है या कम। तो अगर एफ रेशियो की वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि यस डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। ये हम कर रहे थे वन वे एनालिसिस ऑफ वैरिएंस में। अब जब हम बात करते हैं टू वे की, तो यहाँ पे एक नया स्टेप जो है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी सबसे पहले हम वैरिएंस निकालते हैं, जैसे हमने वन वे ऑफ एनालिसिस ऑफ वैरिएंस में निकाला था। और जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो डिवीजन जो है यहाँ पे उसमें एक स्टेप और आ जाता है। पहला आता है बिटवीन वाला जो हम पढ़े थे अभी, दूसरा आता है इंटरएक्शन इफेक्ट, और तीसरा आता है विद इन ग्रुप। और जब हम इन तीनों वैरिएंस की टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा टोटल वैरिएंस कितना है। अब इसमें बात है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की, जो है इंटरएक्शन इफेक्ट। सॉरी, इंटरएक्शन का अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरएक्शन का क्या मतलब होता है? Attachment or in relation with any other person. ओके, सही है, करेक्ट। और किसी को कुछ ऐड करना है, इंटरएक्शन का क्या मतलब होता है? Sharing of ideas between शेयरिंग ऑफ group. आइडियाज, ओके, ठीक है। तो बेसिकली जब दो चीजें साथ में आ रही है, यहाँ उनमें कुछ शेयरिंग हो रही है, उनमें कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, वो एक दूसरे से किसी तरीके से जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे वन वे एनालिसिस ऑफ वैरिएंस की, तो एक ही आईवी था और एक ही डीवी था। और आईवी एंड डीवी में तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि आईवी हमारा कॉज होता है और डीवी हमारा इफेक्ट होता है। जैसे कि हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं 5 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे स्कोर्स में क्या डिफरेंस आएगा, तो मेरे पढ़ने की वजह से मेरे स्कोर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आईवी एंड डीवी में तो कॉज एंड इफेक्ट है। पर जब हम टू वे की बात कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम एक से ज्यादा आईवी यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों जो आईवी है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और उसकी वजह से डीवी में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा माना जाता है कि लड़के जो है उनका मैथमेटिकल एबिलिटी बेटर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, अब इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है, पर हमारे जनरल सोसाइटी में यही नॉर्म है कि लड़के जो है वो मैथ्स में ज्यादा होशियार रहते हैं, लड़कियां जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आईक्यू, दूसरा है मेरा मेल फीमेल, और उसके डिविडेंड वेरिएबल है कि मेरे को मैथ्स में कितना स्कोर आया। तो जो मेरा जनरल सोसाइटी का नॉर्म है उस हिसाब से अगर लड़का है और उसका आईक्यू अच्छा है तो उसका मैथ्स का स्कोर तो अच्छा होना ही चाहिए। अगर लड़की है और उसका आईक्यू ठीक ठाक है तो भी जो है उसका मैथ्स का स्कोर जो है वो 100 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं दो चीजों को इंटरैक्ट कर रही हूँ, दो चीजों का कंबाइंड इफेक्ट देख रही हूँ ऑन माई डीवी। और ये जो कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ आईक्यू एंड मेल एंड फीमेल मतलब जेंडर, इसे कहा जाता है इंटरएक्शन इफेक्ट। कि जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलके हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा इफेक्ट हो चाहे वो बुरा इफेक्ट हो,
उसे कहा जाता है इंटरैक्शन इफेक्ट। क्लियर हुआ सबको ये? यही मेन डिफरेंस है वन वे और टू वे में। Yes, madam. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी कि मैं क्या बात कर रही थी। ठीक है, तो ये जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि हम वन वे क्यों यूज कर रहे थे, हम टी टेस्ट क्यों यूज कर रहे थे, क्यों वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इतना इजी नहीं होता कि हर समय आईवी और डीबी एक एक की और हम उसको पढ़े, चीजें कॉम्प्लिकेट होती है, एंड इस वजह से हमें टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को भी पढ़ना जरूरी है। तो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ मेडिसिन कंपनी हैज डेवलप्ड 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्मोकिंग हैबिट। तो कंपनी को क्या जानना है कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग ए ऑन स्मोकिंग बिहेवियर, कि अगर मैं किसी आदमी को जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी स्मोकिंग लेवल बहुत ज्यादा है, उनको मैं अगर ड्रग ए दूं तो उनके स्मोकिंग बिहेवियर में कितना डिफरेंस आएगा। उसी तरीके से अगर मैं उनको ड्रग बी दूं तो उनके स्मोकिंग बिहेवियर में क्या फर्क आएगा। और थर्ड वो देखना चाहते हैं जॉइंट इफेक्ट या इंटरैक्शनल इफेक्ट, कि ए एंड बी हम एक ही इंसान को दे रहे हैं, मतलब दोनों ड्रग डोज जो है वो इंसान ले रहा है, तो ए एंड बी के इंटरैक्शन इफेक्ट की वजह से उनके स्मोकिंग बिहेवियर में कितना डिफरेंस आएगा। ओके, या फिर आप उसको ये भी देख सकते हैं फार्मिंग के एंगल से, कि एक क्रॉप को अगर हमें अच्छे से ग्रो करना है तो उसमें हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, सनलाइट अच्छा होना चाहिए, क्रॉप में कीड़े नहीं लगने चाहिए। तो अब कीड़े नहीं लगने चाहिए, इसके लिए क्या करना जरूरी होता है, वो जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं और जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं वो। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे क्रॉप में फर्टिलाइजर भी डाल रही हूँ, पेस्टिसाइड भी डाल रही हूँ, दोनों चीजें डाल रही हूँ। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि फर्टिलाइजर की वजह से मेरे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में कितना फर्क आया, क्योंकि मैं उसको खाद दे रही हूँ, मैं उसको एडिशनल न्यूट्रिशन दे रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। उसी तरह से जब मैं पेस्टिसाइड देती हूँ तो मेरा ये सोचना कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे और मेरे प्लांट को नहीं खाएंगे, तो मेरे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पे भी क्या है, पेस्टिसाइड की वजह से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो मेरा प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छा होगा। और थर्ड इफेक्ट मैं ये देना चाह रही हूँ कि मैं एक ही क्रॉप को फर्टिलाइजर भी दे रही हूँ और पेस्टिसाइड भी दे रही हूँ, तो इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से मेरा जो क्रॉप है उसमें कितना डिफरेंस आया उसके ग्रोथ में। जब मैं वो देखना चाहती हूँ तो मैं देख रही हूँ टू वे एनालिसिस ऑफ वेराइटीज। आया समझ में? Yes, madam. ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? प्लीज यस और नो बोलते चलिए तो मुझे भी आगे बढ़ने में इजी रहेगा। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, लास्ट एक और एग्जांपल Yes, देख। ओके सर, थैंक यू। लास्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, दैट इज टाइप ऑफ द फैमिली, की फैमिली न्यूक्लियर है कि जॉइंट फैमिली है, जेंडर ऑफ द चिल्ड्रन, कि लड़का है कि लड़की है, और उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ता है। जैसा आपने लाइफ स्पैन में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो क्लासेस थी उसमें देखा होगा कि कॉग्निशन जो है वो इंडिविजुअल का सिर्फ खुद के उससे ग्रो नहीं होता है, एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। उसको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, उसके आसपास वाले लोग कितना उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं नए एक्सपीरियंस के लिए, आसपास वाले लोगों की थिंकिंग कैसी है, कि वो कितने प्रोग्रेसिव है, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का आईक्यू कितना डेवलप होगा। तो मैं ये देखना चाहती हूँ टाइप ऑफ द फैमिली, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली। अब ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली है, लोग ज्यादा होंगे, बच्चे का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, बच्चा जो है अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग चीजें सीखेगा, तो उसका आईक्यू उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितना हो सकता है। वही मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर फैमिली की, जहाँ सपोज अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो बच्चे के लिए कई बार टाइम ज्यादा नहीं रहता है, उनका इंटरेक्शन बच्चों पेरेंट्स के साथ में बहुत नहीं हो पाता, एंड क्योंकि न्यूक्लियर है तो दादा दादी साथ में नहीं है, उस कारण क्या हो रहा है, बच्चे का इंटरेक्शन, उसको अपॉर्चुनिटी, उसको एक्सपोजर कम है, तो इससे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ा है। उसी के साथ हम जेंडर पे भी बात करते हैं कि अगर एक लड़का है और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या असर हो सकता है और एक लड़की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या असर हो सकता है।
एंड लास्ट में हम देखते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट कि लड़का है जॉइंट फैमिली से है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, लड़का है न्यूक्लियर फैमिली से है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, उसी तरह से लड़की है जॉइंट फैमिली से है तो क्या होगा और लड़की है न्यूक्लियर फैमिली से है तो क्या होगा। तो ये हो गया इंटरैक्शन इफेक्ट। अब यहाँ पे उन्होंने अगेन हमें बताया है कि किस तरीके से हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। तो ये उन्होंने हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बताई है, मतलब फिगर्स नहीं दिया है, हम इससे बता रहे हैं कि हम किस तरीके से इंटरेक्शन देखते हैं। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ, हम डायरेक्टली एग्जांपल्स ही देखेंगे। और जैसा टेबल हमने समरी ऑफ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में बनाया था, उसी तरीके का टेबल यहाँ पे भी बनेगा, बस यहाँ पे इंटरेक्शनल इफेक्ट या इंटरैक्शन इफेक्ट ये एक और एडिशनल कॉलम बढ़ जाएगा। हम अमंग द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप एंड विद इन द ग्रुप तो देख ही रहे थे, अब हम इंटर रिलेशन इफेक्ट भी यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे एक रो और एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। चलिए, तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। Madam, that is first that I heard that pronunciation as a interaction. It is now interrelation. These are the both thing, or I हाँ heard सर, something. सिनोनिम वर्ड्स है सर, इंटरैक्शन, इंटररिलेशन, इंटरैक्शन इफेक्ट, ये सारी चीजें सिनोनिम। Okay, okay. Thank you, madam. So इस एग्जांपल में उन्होंने बोला है that a researcher wanted to study the effect of anxiety and types of personality on the academic achievement of undergraduate students. अब मुझे यहाँ पे बताइए कि IQ क्या है, सॉरी IV क्या है और DV क्या है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कौन कौन से IV देख रहे हैं और कौन सा DV देख रहे हैं। Anxiety and personality. IV. IV, correct. And academic achievement is the DV. तो हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा है या एंजाइटी कम है उसका इफेक्ट, और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में एक्सट्रोवर्ट है बच्चा कि इंट्रोवर्ट है उसका इफेक्ट देख रहे हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट पे। So for the purpose he has taken a sample of 20 undergraduates by using random method of sample selection. He administered related tests and found following observation in relation to academic achievement of the students. तो अब अगर इस टेबल को देखें तो यहाँ पे ग्रुप्स जो है, एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है इंट्रोवर्ट, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा हो गया हमारा लेवल ऑफ एंजाइटी, जो है हाई एंजाइटी एंड लो एंजाइटी। एंड हर एक इस पर्टिकुलर ग्रुप में हमने 5-5 बच्चे लिए। ये 5 बच्चे हो गए विथ हाई एंजाइटी एंड एक्सट्रोवर्ट, ये 5 बच्चे हैं लो एंजाइटी एंड एक्सट्रोवर्ट, ये 5 बच्चे हैं इंट्रोवर्ट है और उनको हाई एंजाइटी है, और ये जो 5 बच्चे हैं दे आर इंट्रोवर्ट विद दी लो एंजाइटी। तो हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन है 20 बच्चों का, जो 5-5 के ग्रुप में अलग अलग यू कैन से IV और DV में डिवाइडेड। So determine the independent as well as interactional effect of anxiety, types of personality on the academic achievement of the undergraduates. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 2 independent variables, that is type of personality and anxiety, and dependent variable scores हमें दिए हुए। यहाँ पे भी सबसे पहले हम निकाल लेंगे हमारा K कितना है, हमारा स्मॉल n कितना है और हमारा कैपिटल N कितना है। तो K यहाँ पे हो गया 4 ग्रुप्स क्योंकि 1, 2, 3 and 4, तो ये हमारे 4 ग्रुप बन गए। सो हमारा K जो है दैट इज 4, नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच सेल दैट इज 5, वो हमने यहाँ पे देख लिया कि हर एक ग्रुप में यहाँ पे हमारे पास 5-5 ऑब्जर्वेशन, और हमारा जो कैपिटल N है दैट इज 20। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट कितना है और इंटरैक्शनल इफेक्ट कितना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू हमने वन वे ऑफ एनालिसिस वेरिएंस में जो किया था, कि ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास में थी, हाई एंजाइटी एक्सट्रोवर्ट की ये ऑब्जर्वेशन, लो एंजाइटी एक्सट्रोवर्ट की ये ऑब्जर्वेशन, इंट्रोवर्ट में भी ये वाली ऑब्जर्वेशन एंड ये वाली ऑब्जर्वेशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है पहले तो इसका स्क्वायर कर देना, हर एक जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे हर एक कॉलम के लिए। सेकेंडली हम इन दोनों की टोटल कर लेंगे,
कि हमारा ऑब्जर्वेशन की टोटल कितनी है और हमने जो स्क्वायर किया था उसकी टोटल कितनी है। तो हम ये सभी टोटल सबके लिए निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे मीन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। तो 68 टोटल है और 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मेरा मीन कितना हो गया 13.6। उसी तरीके से 71 टोटल है एंड 5 उसका ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब 14.2। तो इस तरीके से इस टेबल में मैंने स्क्वायर्स निकाला, हर एक स्क्वायर का टोटल निकाला, हर एक ऑब्जर्वेशन का टोटल निकाला, और जो मीन है मैंने वो मीन कैलकुलेट कर लिया। तो इतना मेरा टेबल रेडी। उसके बाद में अगेन जो हमने कल किया था करेक्शन टर्म निकाला था, उसका क्या मतलब था कि हमारे जो इंडिविजुअल स्कोर्स है उनके टोटल को पहले ऐड करो और ऐड करने के बाद में उनकी स्क्वायरिंग करो। तो हमने इन सबको ऐड किया, उसका वैल्यू आ गया 277, उसको हमने स्क्वायर किया और उसको डिवाइड किया 20 से। 20 इज कैपिटल N, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी गिवन प्रॉब्लम। तो वो आ गया 36.45। ये हमारा आ गया करेक्शन टर्म। नेक्स्ट हमारा क्या काम था, ये निकालना कि टोटल वैरिएंस कितना है। तो हम टोटल वैरिएंस के लिए क्या करते थे, जो हमने स्क्वायरिंग की है वो स्क्वायर की वैल्यूज को हम ऐड करते थे एंड उसको फिर हम माइनस कर देते थे करेक्शन टर्म से। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, 930 प्लस 1011 प्लस 1189 प्लस 765, इन सबको ऐड किया और फिर हमने उसको माइनस कर दिया हमारे करेक्शन टर्म से। तो 58.55 जो है ये हमें मिल गया हमारा टोटल वैरिएंस। मतलब ये टोटल है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे अमंग या बिटवीन द ग्रुप, इंटरैक्शनल इफेक्ट एंड विद इन द ग्रुप। तो इसको अब हम 58.55 को डिवाइड करना चालू करेंगे। अब ये टोटल वैरिएंस जो है उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे अमंग द ग्रुप्स। अमंग द ग्रुप्स मतलब ये जो चार हमारे पास अलग अलग ग्रुप है, इन चारों ग्रुप के मीन में एक दूसरे में कितना डिफरेंस है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम हर एक ग्रुप का ये जो टोटल है 68, 71, 77 और 61, उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाय 5 और उसको इन सबकी टोटल को हम माइनस करेंगे विद द करेक्शन टर्म। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, इक्वल टू नहीं है, ये माइनस साइन होना चाहिए, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब मैं इनके टोटल को माइनस करती हूँ मेरे करेक्शन टर्म से, तो वैल्यू आती है 26.55। 26.55 का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो चार ग्रुप्स है, अगर ये चारों ग्रुपों के मीन को मैं एक दूसरे से कंपेयर करती हूँ तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज 26.55। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, madam. I am बाकी okay. सबको भी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो आप इमीडिएटली पूछ लीजिएगा। अब अगर ये वन वे एनालिसिस ऑफ वैरिएंस होता तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम 58.55 को माइनस कर देते 26.55 से और हमें मिल जाता कि विद इन ग्रुप क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम क्या निकालते हैं वन वे ऑफ एनालिसिस ऑफ वैरिएंस में, अमंग ग्रुप क्या डिफरेंस है एंड विद इन ग्रुप क्या डिफरेंस है। तो ये 58.55 हमारा टोटल वैरिएंस है। उस टोटल वैरिएंस में 26.55 तो आ गया हमारा बिटवीन ग्रुप का वैरिएंस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा विद इन ग्रुप वैरिएंस, और वही हमारा जो एग्जाम्पल था, जो हमारा प्रॉब्लम था, वही खत्म हो जाता। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने वो काम किया है, दैट इज 58.55 माइनस 26.55, तो ये आ गया हमारा विद इन ग्रुप क्या डिफरेंस है, दैट इज 32। ठीक है, पर क्योंकि ये टू वे एनालिसिस ऑफ वैरिएंस है तो हम ये 3 स्टेप एडिशनल करते हैं। ये 3 स्टेप जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये हमारे एडिशनल स्टेप है। ये एडिशनल स्टेप क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड से समझाती हूँ। हमारा क्या क्या है आईवी, एक तो है टाइप ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा है टाइप ऑफ एंजाइटी, और उसका हमारा डीवी है एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, हमने अभी क्या निकाला, हमने अमंग ग्रुप या बिटवीन ग्रुप जो डिफरेंस है चारों ग्रुप का, हमने वो निकाल लिया।
अमंग का डिफरेंस वो कितना था हमारा 58 नहीं डिफरेंस कितना था 26 था शायद 58.55 28.55 58.55 अच्छा 58.5 नहीं 58.55 तो टोटल वेरिएंस था एक मिनट हाँ 58.55 टोटल वेरिएंस था हम 26.55 की हाँ 26 की हम बात कर रहे हैं ओके ओके मैडम तो 26.55 है ना अब मेरा ये कहना है कि सर आपने 26.55 मुझे बोल दिया कि ये चारों जो ग्रुप बनते हैं ये उनका वेरिएंस है वो बात ठीक है पर ये जो चार ग्रुप बने हैं इसमें मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रही हूँ यहाँ पे दो आईवी है और ये आईवी का एक तो इनका खुद का इंडिपेंडेंट इफेक्ट होगा और दूसरा इनका इंटरैक्शनल इफेक्ट भी होगा मतलब यहाँ पे मेरे पास में 26.55 में तीन अलग अलग वेरिएंसेस है 26.55 इनकी टोटल है तो अगर मेरे को सिर्फ 26.55 की वैल्यू पता चलती है तो मुझे कंबाइंड इफेक्ट पता चल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है और कंबाइंड डिफरेंस क्या है पर अगर मुझे एक एक का पता करना है कि पर्सनालिटी का एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या डिफरेंस है या फिर एंजाइटी लेवल का एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट है या फिर इन दोनों के इंटरेक्शन का एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या डिफरेंस है तो अगेन मुझे 26.55 को भी डिवाइड करना होगा तीन अलग अलग वैल्यूज समझ में आई बात ये वाली क्लियर हुआ सबको मैम फिर से एक बार और बताइए थोड़ा ये फिर से बताती हूँ अच्छा आप मुझे सर ये बताइए कि आईवी जो है हमारा टाइप ऑफ पर्सनालिटी और हमारा एंजाइटी लेवल और जो हमारा डीवी है हमारा एकेडमिक अचीवमेंट ये आपको क्लियर है ये यस पार्ट क्लियर है आपको ठीक हाँ है जब मैं बात कर रही हूँ कि अमंग ग्रुप डिफरेंस जो है वो है मेरा 26.55 मतलब अमंग ग्रुप में मैं ये बोल रही हूँ कि आपके जो चार अलग अलग ग्रुप बने हैं जो हमने चार ग्रुप देखे थे यहाँ पे एक मिनट ये जो चार अलग अलग हमारे ग्रुप है इन चार ग्रुप का जब मैं मीन का डिफरेंस देखती हूँ सॉरी तो वो जो मीन का डिफरेंस है दैट इज 26.55 ये आपको क्लियर हुआ 26.55 का क्या मतलब है यस मैम पक्का क्लियर है 26.55 का क्या मतलब है हाँ है ना ठीक है तो मेरा ये कहना है कि 26.55 मतलब मैं चार ग्रुप के डिफरेंस के बारे में बात कर रही हूँ कि उनमें एक दूसरे में क्या डिफरेंस है पर जैसा कि हमने बात की कि जब हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अबाउट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ एक वैल्यू बता रही हूँ 26.55 जो इनका टोटल डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई दूसरा और दूं हाँ चलिए हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं ठीक है सपोज आपने 50 लाख रुपए किसी पीएमएस ग्रुप में इन्वेस्ट किया है कि आप ये मेरे 50 लाख रुपए ले लीजिए एंड आपको जहां इन्वेस्ट करना है चाहे इक्विटी में करना है म्यूचुअल फंड में करना है करिए और मुझे एक अच्छा रिटर्न बना के दीजिए ठीक है अब वो पूरे 50 लाख क्या एक ही शेयर में इन्वेस्ट करेगा क्या एक ही शेयर या म्यूचुअल फंड में नो मैडम नहीं वो क्या करेगा वो अलग अलग देखेगा अलग अलग ब्लू चिप्स देखेगा अलग अलग म्यूचुअल फंड्स देखेगा एंड फिर उसमें वो इन्वेस्ट करेगा अब सपोज आपकी ये जो 50 लाख है उसमें आपका जो रिटर्न बना है वो बना है 10%। अब मुझे बताइए ये जो 10% रिटर्न बना है ये सिर्फ एक शेयर का बना है या उन्होंने जितने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए होंगे उन सबका कंबाइंड इफेक्ट है 10%। कंबाइंड इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट है सर जिनको डाउट था आपको क्लियर हो रहा है ये हाँ सर हाँ मैम है ना तो ये जो हाँ 50 का 10% है इट इज कंबाइंड इफेक्ट
तो ये 10% से मुझे ओवरऑल आइडिया लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा काम कर रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है। पर अगर मैं उनसे ये पूछूं कि मुझे बता रिलायंस वाला कितना दे रहा है, तो क्या 10% देखते ही वो बता देंगे क्या कि रिलायंस वाले का कितना परसेंटेज है? नहीं। नहीं बता सकते। तुमको क्या करने की जरूरत है, उनको ये 10% के जो हम हमारा एवरेज है 10%, उसके एक एक फैक्टर्स को देखने की जरूरत है कि 10% आया कैसे। तो उसमें पॉसिबल है कि रिलायंस ने 20% रिटर्न दिया, एचडीएफसी ने 5% ही दिया, कोई और दूसरे ने 6% ही दिया। तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, अब ये हाइपोथेटिकल फिगर है, इसका जरूरी नहीं है 10% आए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जरूरी नहीं है कि सबने 10% दिया, कोई ज्यादा भी दे सकता है, कोई कम भी दे सकता है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि जो कम दे रहा है मैं उसको एलिमिनेट कर दूं। मैं यहाँ से अपने पैसे निकाल के उसको लिक्विडेट कर लूं, कैश को यूज कर लूं, या कैश को किसी और जगह इन्वेस्ट करूं। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे इंडिविजुअल जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, उनकी वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर हुआ सर? यस राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों आईवी को आप जब मिला करके इफेक्ट देख रहे हो तो वो 26.55 है, पर 26.55 दोनों का इफेक्ट है। इसमें इंडिविजुअल इफेक्ट भी आ रहा है दोनों का, और कंबाइंड इफेक्ट भी आ रहा है, और इनकी टोटल है 26.55। तो अगर मुझे ये जानना है कि पर्सनालिटी अचीवमेंट को ज्यादा अफेक्ट करती है कि एंजाइटी अफेक्ट ज्यादा करती है, तो मुझे 26.55 से समझ में नहीं आएगा। मुझे उसको डिवाइड करना होगा इन 3 डिफरेंट कैटेगरी। अब This समझ में our आया? हम्म, madam, this 26.58 means our share rate, that is 10% share हाँ example. हाँ एग्जैक्टली, ये इसका Okay. 10% है। अब ये 10% को हमको बाइफरकेट करना है कि पर्सनालिटी की वजह से कितना डिफरेंस है, एंजाइटी लेवल की वजह से कितना डिफरेंस है, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से क्या डिफरेंस। अब समझ में आया? सर आपको क्लियर हुआ, जिनको डाउट था? हाँ मैडम ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बस एक यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ गया तो 1 वे एंड 2 वे बाकी तो पूरा सेम है। ये समझ में आना चाहिए था बस। यस ठीक है, मैं आगे Yes, बढ़ती madam. Yes, madam. हूँ। तो ये 26.55 आ गया। अब ये 26.55 को डिवाइड करने वाले हैं 3 अलग अलग जगह पे। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो आप ये बताओ कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हमारी टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या है, एक है एक्सट्रोवर्ट और एक है इंट्रोवर्ट। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करूंगी, मैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट के कंपैरिजन में करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 68 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 71 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया मेरे एक्सट्रोवर्ट की पर्सनालिटीज। उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, या उसको मैं देख रही हूँ साथ में विद द इंट्रोवर्ट, दैट इज 77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एंड 61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। और इन दोनों का जो टोटल आएगा उसको माइनस करूंगी मैं मेरे करेक्शन टर्म से, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला था। तो यहाँ पे x1 x2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2, प्लस x3 x4, ये हो गया हमारा x3, ये हो गया x4। तो x1 x2 हो गया हमारा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, x3 x4 हो गया हमारा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इनके वैल्यूज को मैं ऐड करूंगी ऐसे एक ग्रुप बना के, और उसको मैं माइनस करूंगी करेक्शन टर्म से। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 0.05, मतलब बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी academic achievement में कितना डिफरेंस आ रहा है, सो इट इज 0.05, दैट इज नेग्लिजिबल। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चा इंट्रोवर्ट हो कि बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो, उसके टाइप ऑफ पर्सनालिटी से उसके अचीवमेंट में कोई डिफरेंस, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। आप ये बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल डिफरेंस। समझ में आई बात? Yes, madam. बाकी सबको भी क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कि लेवल ऑफ एंजाइटी की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट में क्या डिफरेंस आया। अब देखिए यहाँ पे ना नोटिफिकेशन जो है वो गलत दी हुई है, उन्होंने सेम ये नोटिफिकेशन यहाँ लिख दी, बट यहाँ पे x1 x3 और x2 x4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एंजाइटी लेवल की, तो हम हाई एंजाइटी लेवल को इन दोनों को साथ में देखेंगे और लो एंजाइटी लेवल दैट इज x2 एंड x4 उसको साथ में देखेंगे, है ना। जब हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की बात कर रहे थे तो हम x1 और x2 देख रहे थे और x3 और x4 देख रहे थे, क्योंकि ये हमारा ग्रुप था। अब हम बात करें एंजाइटी की, तो हम हाई एंजाइटी को साथ में पढ़ेंगे और लो एंजाइटी को साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन है वो गलत है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उन्होंने नीचे लेते समय सही लिया है। That values are taken correctly. हाँ, वैल्यूज आर टेकन करेक्टली 68 एंड हाँ। 77, पर नोटिफिकेशन गलत, तो नोटिफिकेशन पे मत जाइएगा। ओके, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आता है 8.45। मतलब बच्चे की एंजाइटी लेवल क्या है, एंजाइटी हाई है कि एंजाइटी लो है, इसके वजह से उसके एकेडमिक अचीवमेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इट इज 8.45। ओके, अब लास्ट में हमको क्या करना है, 26.55 हमारी टोटल वैल्यू थी अमंग द ग्रुप्स की, उसको हमने पहले डिवाइड कर दिया पहला आईवी के साथ कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी की वजह से क्या डिफरेंस है, फिर हमने डिवाइड कर दिया बिटवीन लेवल ऑफ एंजाइटी के साथ कि एंजाइटी लेवल का एकेडमिक अचीवमेंट में क्या डिफरेंस है, लास्ट में हमें निकालना है कि दोनों के इंटरैक्शन की वजह से क्या डिफरेंस है। मतलब बच्चा एक्सट्रोवर्ट है और उसको लो एंजाइटी है, तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट क्या होगा। बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, उसकी हाई एंजाइटी है, तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या होगा। उसी तरह से हम इंट्रोवर्ट का और लेवल ऑफ एंजाइटी का देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम निकालने वाले हैं कि इंटरैक्शन इफेक्ट क्या है, कि जब दोनों वेरिएबल साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में काम करने की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट कितना बदल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26.55 में 0.05 और 8.5 को माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल वैल्यू आ गई 18.05। मतलब कि जो इंटरैक्शन इफेक्ट है, मतलब जो दोनों आईवी जब साथ में काम कर रहे हैं तो एकेडमिक अचीवमेंट में जो डिफरेंस आता है इट इज 18.05। अब मेरे को बताइए सबको क्लियर है या मैं कोई एक पॉइंट को वापस से बताऊं जहाँ पे आप लोग को डाउट आ रहा है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा? ये अभी का लास्ट वाला एक बार फिर। ये वाला पार्ट वापस से बताओ। देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 4 ग्रुप है। एक है एक्सट्रोवर्ट जिनकी एंजाइटी जो है वो हाई है, एक है एक्सट्रोवर्ट जिनकी एंजाइटी जो है वो लो है, दूसरे हैं इंट्रोवर्ट जिनकी एंजाइटी हाई है और इंट्रोवर्ट जिनकी एंजाइटी लो है। ये समझ में आया सबको? सर जिनको डाउट है ये क्लियर हुआ? अब है ना, आप मेरे को साथ साथ में आंसर देते रहिए तो आपको क्लियर होते रहेगा। अब जब मैं आपको बोल रही हूँ कि सर मुझे बताइए कि पर्सनालिटी की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट में कितना डिफरेंस आया, तो आप किन 2 चीजों को कंपेयर करेंगे पर्सनालिटी में? यस सर, आप पर्सनालिटी की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप किन 2 चीजों को कंपेयर करेंगे? एंजाइटी जो हाई है और लो है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये दोनों भी का कंपैरिजन। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक आईवी दैट इज पर्सनालिटी और एक डीवी की बात कर रही हूँ दैट इज एकेडमिक अचीवमेंट। अब यहाँ पे ये जो आईवी है, ये आईवी क्या हो गया हमारा, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि हम पर्सनालिटी के 2 तरीके ले रहे हैं, या तो बच्चा इंट्रोवर्ट होगा या बच्चा एक्सट्रोवर्ट होगा। तो जब मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ तो मैं किसको कंपेयर कर रही हूँ, इंट्रोवर्जन को एंड एक्सट्रोवर्जन को। ये क्लियर है आपको?
सर आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत ही लो आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यस मैम, यस। ठीक है, तो अब कंपैरिजन क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के साथ। यस, तो हम यहाँ पे जो देख रहे थे अभी कि x1 x2 और x3 x4, हम इसको कंपेयर करेंगे। ये समझ में आया सर? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि एंजाइटी का एकेडमिक अचीवमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। तब एंजाइटी में आप किन दो चीजों को कंपेयर करोगे? लोअर है। दो, जो हाई एंजाइटी है और लो एंजाइटी है। मतलब अब आपका कंपैरिजन कैसा होगा, हाई हाई एंजाइटी को आप साथ में लोगे और लो लो एंजाइटी को आप साथ में लोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 x3 और x2 x4। यस। ठीक है, तो हम जो ग्रुप बना रहे हैं, हम कैसा बना रहे हैं, हम दो सिमिलर चीजों को साथ में ले रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे थे तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट को ले रहे थे, जब हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो लो एंजाइटी और हाई एंजाइटी को हम साथ में ले रहे हैं। अब आया सर समझ में? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 26.55 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया कि पर्सनालिटी का क्या डिफरेंस है, दूसरा कर दिया कि एंजाइटी का क्या डिफरेंस है, और तीसरा कि इन दोनों की वजह से क्या डिफरेंस है वो। तो ये जो 26.55 है 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, चलिए, तो अब लास्ट हमारा जो पार्ट रह जाता है वो है हमारा टेबल बनाना, जो आपको रटना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आई मीन लॉजिक है पर समझाने लायक नहीं है। तो ये टेबल जो है आपको एज इट इज रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हम लिखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले आता है अमंग द ग्रुप्स। अमंग द ग्रुप्स में कितने ग्रुप है हमारे पास, 4 ग्रुप है। तो उसको हम लिखते कैसे, k-1, दैट इज 4-1, मतलब 3 हमारे ग्रुप हो गए। और अमंग द ग्रुप का हमारा टोटल कितना आया था, 26.55। तो उसका मीन कैसे निकलेगा, 26.55 डिवाइडेड बाय 3, तो 8.85। उसी तरीके से टाइप ऑफ पर्सनालिटी, एंजाइटी लेवल और इंटरेक्शनल इफेक्ट, इन सब के भी हम ग्रुप निकालेंगे। तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी हमारे पास कितनी ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है, एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है इंट्रोवर्ट। तो k1-1 दैट इज 2-1, ये हो गया 1 ग्रुप। उसी तरह से एंजाइटी का भी हमारे 2 ग्रुप है, तो 2-1 हो गया 1 ग्रुप। और इंटरेक्शन इफेक्ट में हम क्या करते हैं, k1-1 इंटू k2-1 करते हैं, तो 1 इंटू 1, तो हो गया आपका एक ग्रुप। अगेन जो हमने सम ऑफ स्क्वायर्स अभी यहाँ पे निकाले थे, 0.05, 8.45 और 18.05, वो वैल्यूज को आप यहाँ पे लिखोगे और उस वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे इस डीएफ से, हर एक की इंडिविजुअल डीएफ से। तो इन सबकी वैल्यू 1-1 है, तो आपका भी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, 0.05, 8.45 एंड 18.05। एंड लास्ट में हम लिखेंगे विद इन ग्रुप्स। विद इन ग्रुप का कितना आया था हमारा, 32। और उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका डीएफ है n-k, कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 20, माइनस के मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो वो हो गया 4, तो ये हो गया 16। ठीक है, और ये जो टोटल 19 है, इट इज 16 + 1 + 1 +1। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है, 3 का डिवीजन ये 1-1-1 है ना। 3 और ये 1-1-1 एक ही बात है, क्योंकि ये अमंग द ग्रुप का ही डिवीजन है। तो आप 3 को 2 बार नहीं पकड़ोगे, तो या तो ये 3 पकड़ लो या इन तीनों का 1-1 पकड़ लो, जो भी आपको पकड़ने की इच्छा है। और उसका टोटल डीवी आ गया आपका 90, और इसमें भी आप वही करोगे, 32 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 2। और लास्ट में आप निकालोगे एफ रेशियो। एफ रेशियो कैसे निकालते हैं हम, विद इन ग्रुप का जो हमारा वैल्यू आता है मीन का, उसको हम डिवाइड करते हैं हर एक वैल्यू से जो हमारे अमंग द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप में आए हैं। तो 8.85 को 2 से, 0.5 को 2 से, 8.45 को 2 से एंड 18.05 को 2 से डिवाइड हम करेंगे। तो ये सारे वैल्यूज आ गए हमारे वैल्यूज ऑफ द एफ रेशियो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 4.45 को कंपेयर करना विद दी टेबल के एफ रेशियो के साथ। तो जैसा कि हमने कल बात किया था, अगर टेबल का एफ रेशियो
4.425 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। पर बाय चांस 4.425 की वैल्यू हमारे टेबल वैल्यू से ज्यादा आती है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट अच्छा खासा पड़ता है। सो दिस इज टू वे एनालिसिस ऑफ वैरायटी। मैम आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा सबके लिए, तो समरी तो आपको वन वे एंड टू वे की पूरी रटनी है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। बाकी जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, आप लोग आज प्लीज वन वे एंड टू वे दोनों के सम्स को कंपेयर करिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स। इस पे क्वेश्चन कई बार आता है, तो अगर आपको मैम कोई भी डाउट होगा तो हम उसको कल क्लैरिफाई कर लेंगे, पर आप लोग प्लीज दोनों के सम एक बार घर पे सॉल्व करके देखिए। मैम वन क्वेश्चन, हाँ बोलिए। हमें जब सम दिया जाता है एग्जाम में तो हम्म। उस समय टेबल वैल्यू दी जाती है या नहीं? हाँ हाँ, टेबल वैल्यू दी डेफिनेशन। हुई रहेगी, आपको पूछेंगे नहीं निकालने के लिए, आपको दी हुई रहेगी। अच्छा अच्छा, तो टेबल वैल्यू साथ में लेने की जरूरत नहीं, वहीं पे रहेगी? वहीं पे रहेगी, हाँ सर। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और है ना समरी को सर ऐसे ही याद करना पड़ेगा, आप समरी के नोटिफिकेशन को या उसके प्रेजेंटेशन को चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज एज इट इज लर्न ही करनी पड़ेगी कि हमें किस चीज के यस। बाद क्या लिखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे है अनोवा का, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।